नमस्कार दोस्तों, आज ट्रंप ने एक और धमाका किया जिसके अंतर्गत उसने H1B वीज़ा की जो फ़ी है वो एकदम से इतनी ड्रास्टिकली बढ़ा दी, $1,00,000। जी हाँ, $1,00,000 पर वीज़ा फ़ी। तो इसका जो है वो डायरेक्ट इम्पैक्ट वो सीधा इंडियंस पे पड़ेगा क्योंकि ऑलमोस्ट 70% एवरी ईयर, या 70 प्लस बोलना गलत नहीं होगा, एवरी ईयर इंडियंस ही सिक्योर करते हैं H1B। मेजॉरिटी इसमें जो है वो आईटी फील्ड वाले होते हैं जो यूएस जाने का सपना देखते हैं, एक अच्छी लाइफस्टाइल जीने का सपना देखते हैं यूएस में। उनको ये बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करेगा। 2024 में करीब 4 लाख H1B वीज़ा इशू हुए जिसमें अगेन 71.9% जो थे वो इंडियंस थे। तो मुझे नहीं पता कि बड़ी कंपनियां इसको कैसे देखेंगी, बट डेफिनेटली छोटी कंपनियां इससे ज़रूर इम्पैक्ट होंगी। तो आज मैं फिर से ऐश के साथ हूँ, ऐश्वर्य गोयल के साथ, जो खुद थोड़े टाइम यूएस में रहकर आए थे। तो उनसे इस बारे में डिटेल बात करेंगे। काफ़ी बारीकी से इस पे उन्होंने नज़र रखी हुई थी शुरू से। ऐश भाई, बहुत-बहुत स्वागत है आपका दबिश पॉडकास्ट में। नमस्कार संदीप भाई। तो भाई आज फिर ट्रंप ने एक और धमाका मार दिया। अभी जो उसने ये जो सडनली आज उसने बोल दिया कि 21 सितंबर से वीज़ा फीस जो है H1B वो बहुत ड्रास्टिकली इंक्रीज हो गई है। ऑलमोस्ट टू अनअफोर्डेबल हो गई है। तो जी 71% हर साल इंडियंस H1B सिक्योर करते हैं। तो मेरे को लगता है बहुत बहुत नंबर बहुत ज़्यादा गिरेगा। ठीक है, देर आर सम आर्ग्यूमेंट्स कि इससे जो नेट इमिग्रेशन है यूएस में वो डिक्रीज होगी। और क्या आपको इस बारे में आप थोड़ा बताइए इन डिटेल। नहीं, देखिए, ट्रम्प जो है वो शुरू से ही एक मुद्दे पे सरकार में आए हैं। उनके लिए हमेशा से अमेरिका फर्स्ट का जो नारा है वो हमेशा से उनके साथ मागा। हाँ, तो हम्म। जो अमेरिका फर्स्ट, वो अमेरिका के लिए काम कर रहे हैं। आप चाहे ट्रेड डील्स देख लें, वो ही ऑलवेज टॉक्स अबाउट अमेरिका, अमेरिकन्स फर्स्ट। जॉब या कोई भी बिजनेस है वो चाहते हैं कि अमेरिका में ही रहे और अमेरिका में ही मैन्युफैक्चरिंग हो और कंजम्पशन अमेरिका में हो। नाउ अब इस जो अभी आप लास्ट कुछ टाइम से देख रहे होंगे, टैरिफ्स पे काफी बातें हुई थी। तो टैरिफ लगाए उसने, अमेरिका के हित में लगाए हैं, एग्रीड। बट जो H1B वीजा की हम बात करते हैं, अगर मुझे पता नहीं है कि आपके जो लोग आपके पॉडकास्ट देखते हैं उनको H1B वीजा का पता है, बट एक उसको सिंपल तरीके से सोचिए कि एक ये वीजा है जिसके थ्रू आप यूएस में जाके काम कर सकते हैं। H1B के जैसे और काफी वीजा है, बट H1B अपने आप में एक अलग है जिसमें आप किसी भी स्किल्स का अगर आप में कोई भी स्किल्स है तो आप जाके काम कर हम्म। सकते हैं। जैसा आपने बोला है कि 2024 में 4 लाख वीजा एप्लीकेशंस में से लगभग 2,80,000 वीजा एप्लीकेशंस इंडियंस की थी। और अगर हम इंडस्ट्री वाइज बात करें, 2,85,000 अगर मैं बोलूँ टू बी प्रिसाइज। हाँ, तो आप देख लीजिए 2,85,000 का मतलब है 72% लगभग ना। हाँ। अभी आप अगर इस 72% की बात करें तो इस मैंने इसका इंडस्ट्री वाइज भी एनालिसिस किया था। उसमें ये निकल के आया कि लगभग 60% आईटी इंडस्ट्री इम्पैक्टेड है और रिमेनिंग 10 से जो 12% है वो आपका इंजीनियरिंग, फार्मास्यूटिकल्स, बैंकिंग या कंसल्टिंग ऑर्गेनाइजेशन या अदर ऑर्गेनाइजेशन इम्पैक्टेड है। और इसमें जो मोस्टली जो इंडस्ट्री है वो है आईटी इंडस्ट्री इम्पैक्टेड है। और आपने हम्म। बिल्कुल सही इसको बताया है कि सबसे ज्यादा जो इम्पैक्ट पड़ेगा वो है आईटी इंडस्ट्री। अब आगे क्या होगा, ये धीरे धीरे ये चीजें क्लियर होती जाएंगी, क्योंकि अभी इन्होंने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर निकाला है। उस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर निकालने का अपने आप में एक मतलब होता है। ऐसा नहीं है कि एक नॉर्मल बिल की तरह पास किया है, इसको एग्जीक्यूटिव ऑर्डर निकाला है। और ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर भी ये बोलते हुए निकाला है कि देर इज एन इकोनॉमिक क्राइसिस इन द कंट्री, और इकोनॉमिक क्राइसिस को हैंडल करने के लिए, इकोनॉमिक सिचुएशन को हैंडल करने के लिए उन्होंने ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर निकाला है। अब तो इससे हुआ बेसिकली इस पे कोई अपोज नहीं होगा। कोई अपोज एग्जीक्यूटिव, चांस ही नहीं, ओके। क्योंकि ये पास हो गया। क्योंकि प्रेसिडेंट के पास, यूएस प्रेसिडेंट के पास इमिग्रेशन में चेंजेस करने की कुछ एग्जीक्यूटिव पावर्स होती हैं, उन्होंने उसका इस्तेमाल किया है। और उस पे चैलेंज भी नहीं होगा कोर्ट पे? नहीं, कोई चैलेंज नहीं होगा, कोई चैलेंज नहीं होगा। ओके। बट मैं एक चीज बोलूंगा कि उन्होंने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर निकाल दिया है। बट एग्जीक्यूटिव ऑर्डर निकालने के बाद कुछ टाइम में इसके अंदर और चर्चाएं होंगी उनके आपस में, और शायद कुछ और चेंजेस हमको देखने को मिले, जो हो सकता है कि शायद उन्होंने पहले नहीं सोचे हों, एकदम से इम्पैक्ट आया होगा तो इंडस्ट्री लीडर से बात करेंगे। उन बात करने के बाद उनको पता पड़ेगा कि क्या क्या चेंजेस हम कर सकते हैं, तो वो और चेंजेस निकालेंगे। जैसे आपको पता हो, हमारा जब डीमोनेटाइजेशन हुआ था, एक दिन सडनली हो गया, बट उसके बाद धीरे धीरे 50 दिन के अंदर काफी चेंजेस आए थे। तो उसी तरीके से कुछ चेंजेस आएंगे इसमें भी। तो मतलब थोड़ा रिलैक्स होने की संभावना है।
बिल्कुल, बिल्कुल। अगर इंडस्ट्री या एम्प्लॉइज़ या जो वहाँ के लोकल पब्लिक हैं, जो इंडियंस हैं, जो वहाँ जो सेट हो चुके हैं, उनकी तरफ से भी बातें उठेंगी। जो गवर्नमेंट में है, वो भी अपने पॉइंट्स रखेंगे और अल्टीमेटली देखिए गवर्नमेंट होती है, तो गवर्नमेंट एक उस पे नहीं चलती, हथौड़े पे नहीं चलती है, तो सबकी बातें सुनेंगे धीरे-धीरे एंड देन बेसिकली उन्होंने एक डायरेक्शन दे दिया है कि ये अमेरिका फर्स्ट, आपको अगर जॉब के लिए लोगों को हायर करना है, गो फॉर अमेरिकन्स रादर देन H1B। बस यही एक मेरे को समझ आया हम्म, मोटा-मोटा। आपने अभी बोला कि जो इंडियंस वहाँ सेटल्ड हैं हुँ, वो भी इस पे आवाज़ उठाएंगे, बट हुँ। आपको क्या लगता है, क्योंकि ये डायरेक्ट इम्पैक्ट सिर्फ और सिर्फ उन पे करेगा जो अभी वहाँ पे परमानेंट नहीं है। जो परमानेंट हो गया वो तो मस्त है कि चलो हो नहीं, गया, हाँ, मैं तो उनको हाँ, सिक्योर्ड हूँ। ये तो परमानेंट ऑर्डर हम्म इनफैक्ट अगर आप देखेंगे तो 21 सितंबर से शायद लागू होगा, तो पुरानी एप्लीकेशंस पे भी ये लागू नहीं है। ये होगा अभी न्यू एप्लीकेशंस पे। सो और लेट्स से मैं 12 बजे 21 सितंबर को रात के 12 बजे एप्लीकेशन सबमिट करता हूँ तो आई विल बी कवर्ड। यस, यस, यस। ओके। एंड उसके बाद आप करेंगे तो आपका फीस, हाँ, इसमें एक मजे की बात ये है कि पहले जो फीस थी वो थी 1.5 से 4,500 डॉलर, हम्म और अभी जो फीस है वो है $1,00,000। मतलब आप मतलब समझ 95% लगभग हाइक है। 22% से 60% तक इंक्रीमेंट हुआ है। तो इसका जैसे अभी अफरा तफरी तो एकदम से हो गई है ऑल हम्म, ऑफ वर्ल्ड में, ऑब्वियसली हम्म, इंडिया इज मेजर स्टेक। तो हम्म, अभी जैसे माइक्रोसॉफ्ट और मीटा मतलब फेसबुक ने अभी इमीडिएटली अनाउंस करा है कि सारे वर्कर्स या जितने भी H1B वाले हैं इमीडिएट विद इन 24 आवर्स यूएस में आए, और उन्होंने अपने सारे H1B होल्डर्स को बोला है कि कंट्री छोड़ के ना जाएं। तो हम्म, ये एक एज अ मतलब इमरजेंसी सिचुएशन टाइप की हो गई है। जी। तो बाकी मतलब क्या हो सकता है कि जिसके पास ऑलरेडी वीजा है तो उसको क्यों ऐसा बुलाया जा रहा है एकदम से, मतलब देखिए डू यू वो हैव एन आइडिया? बिल्कुल, बिल्कुल। तो इसमें कोई भी जब पॉलिटिकल अनाउंसमेंट होता है, तो उसमें पहले दिन ही सारी क्लैरिटी नहीं होती है। तो बेसिकली ये पैनिक कंट्रोल करने के लिए सारी कंपनीज ने अपने अपने एम्प्लॉयज को मेमोरेंडम या सर्कुलर वगैरह भेजे हैं। उन्होंने ये बोला है, घबराएं नहीं, एक बार इसको थोड़ा हम्म क्लैरिटी इसमें और आने दें, उसके बाद विल टेक अ डिसीजन, कलेक्टिव डिसीजंस। जैसे अपन माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक इनकी बात करते हैं, तो डेफिनेटली ट्रम्प है या कोई भी गवर्नमेंट है या कोई भी एजेंसीज हैं, दे विल सिट विथ दीज कंपनीज, अंडरस्टैंड द इम्पैक्ट एंड उसके बाद ही आई थिंक कोई डिसीजन लेंगे। जैसा कि ये बोला है कि ये जो पॉलिसी निकाली है या ये जो नए रूल्स हैं, ये उन्हीं पे ही एप्लीकेबल होंगे जो आफ्टर सर्टेन टाइम पीरियड के बाद नए H1B एप्लीकेशन आएंगी उनके ऊपर। तो जो लास्ट ईयर जो आ गई वो आ गई, इस ईयर जो आएंगी उसमें ये सारी चीजें इम्प्लीमेंट होगी। और रिन्यूअल्स का कैसे इसमें रोल होगा, जो रिन्यूअल्स हैं? आई थिंक रिन्यूअल्स की बात जो करेंगे हम पुरानी एप्लीकेशन की, आई थिंक उस पे ये अभी भी एप्लीकेबल नहीं होगा, अच्छा। क्योंकि ये जो है ये न्यू एप्ली उसमें मैंने एक जो आर्टिकल पढ़ा है पूरा ढंग से, उसमें लिखा हुआ है ओनली ऑन न्यू एप्लीकेशंस या न्यू फाइलिंग्स। अब इसमें ये कुछ चीजें, जैसे मैंने आपको बोला है, कुछ चीजें क्लियर नहीं है, कुछ चीजें धीरे धीरे क्लियर होंगी, 2 4 5 दिन आप रुकिए और सारी चीजें क्लियर होंगी। हो सकता है उस क्लैरिटी को देने के लिए कुछ चेंजेस और करें ये लोग, और फिर आपको देखने को मिलेगा कि ये एक्चुअल में $1,00,000 जो हैं वो पुरानी एप्लीकेशंस के रिन्यूअल पे भी हैं या ओनली न्यू एप्लीकेशंस गोइंग फॉरवर्ड उनके रिन्यूअल्स पे ही हैं, क्योंकि तो अभी लास्ट मोदी जब यूएस गया था तो उसने एक अनाउंसमेंट करी थी वहाँ पे, अब आपको रिन्यूअल के लिए होम कंट्री नहीं जाना, विद इन यूएस कर सकते हो। हम्म, तो मेरा कहने का मतलब ये है क्योंकि इम्पैक्ट इसका सबसे ज़्यादा इंडियंस को ही है या जी, इंडिया को ही है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली अगर मैं बोलूँ। हम्म। तो इंडियन गवर्नमेंट इसमें कुछ कर सकती है एक्शन? जी, मेरे हिसाब से अगर हम बात करें तो अगर आप पूरी H1B में देखेंगे और किसी भी प्राइम मिनिस्टर, किसी भी कंट्री के लीडर को आप देखेंगे, वो बहुत ज्यादा H1B पे बात करते नहीं है। और उसका रीजन आपने खुद ने ही बता दिया है, क्योंकि हम्म इंडियंस ही हैं जो 72% जिनका शेयर है H1B पे। तो और जो हम लोग वहां जाके सेटल होते हैं वो H1B या L1 वीजा या जो और तरीके के वीजा होते हैं उसी पे ही जाते हैं। अब मोदी ने ये बोला है कि वहां पे ही आप रिन्यू कर सकते हैं, तो उस टाइम उन्होंने कोई डिप्लोमेटिक चैनल के थ्रू ये सब चीजें आर्ग्यू करी होंगी। बट कहीं ना कहीं डेफिनेटली मैं ये बोलूंगा, अगर ये फीस इतनी बड़ी है, कहीं ना कहीं सिस्टम में या डिप्लोमेसी में कहीं तो गड़बड़ हुआ है। कहीं पे डिस्कशन करने में या आर्ग्यूमेंट में कहीं चीज हमारे हाथ से निकली भी लग रही है मुझे। अगर इंडिया की बात करेंगे, इंडिया 140 या 44 या 45 करोड़ का देश है, उसका उसका 3 लाख तो बिल्कुल ना के बराबर है। पर हर साल? हाँ, हाँ, हर साल, बिल्कुल हर साल। तो हर साल हमारी पॉपुलेशन बढ़ी जा रही है। तो में चक्कर ये होता है कि
इंडिया में उतना इंफ्रास्ट्रक्चर, देखिए अब ये डबल एज सोर्ड है बेसिकली। आप जो इंडिया में आज की डेट में रह रहे हैं वो ये बोलेंगे कि यार चलो अच्छा हुआ, ये इंडिया में जो ब्रेन ड्रेन हो रहा था अब वो रिवर्स ब्रेन ड्रेन चालू हो जाएगा, मतलब वो वहां के लोग वापस इंडिया आएंगे एंड देन काम करेंगे, वो ठीक है। जो इंडियन आईटी इंडस्ट्री इंडिया में है उनको क्या करना है कि अपना ऑफशोर यूनिट और स्ट्रॉन्ग करेंगे वो। तो अब इसमें क्या होगा, डेफिनेटली जॉब इंडिया में भी क्रिएट होगी, बट आपको हाँ, ये समझना है कि जो लोग इंडिया से बाहर जा रहे थे वो क्यों जा रहे थे, क्या सिर्फ जॉब करने ही जा रहे थे या बेटर लाइफ के लिए जा रहे थे, क्योंकि ऑब्वियसली prospects लाइफस्टाइल। के लिए जा रहे थे। तो वो 3 लाख जो इंडिया से बाहर जा रहे थे वो सिर्फ जॉब के लिए नहीं जा रहे थे, जॉब इंडिया में भी थी। मैं अपने दोस्तों की बात करूं, मैं मेरी बात करूं, हम लोगों के पास इंडिया में जॉब थी, बट एक वो रहता है ना कि बाहर जाके हम शायद ज्यादा हमारे हमारे प्रोस्पेक्ट्स अच्छे बनते हैं, इसलिए लोग जाते हैं क्योंकि बेटर फैसिलिटीज, इंफ्रास्ट्रक्चर सब कुछ है। कह देने से कि भाई हमारे पास अच्छी फैसिलिटीज है, आप आओ हमारे यहाँ काम करो, बट व्हेन यू गो ऑन द ग्राउंड एंड स्टार्ट वर्किंग यू विल रियलाइज कि भाई थिंग्स आर नॉट द वे इट शोज टू यू। बट इस ऑफशोर मॉडल से मैं एक टेक्निकल क्वेश्चन, मतलब इसमें जी मेरे दिमाग में आया अभी कि इट्स नॉट इजी टू ऑफशोर एवरीथिंग, क्योंकि बहुत सारी आईटी, आप और मैं दोनों आईटी बैकग्राउंड से आते हैं, जी तो बहुत सारी ऐसे रोल्स होते हैं आईटी के जो फॉर सम रीजन, डेटा सिक्योरिटी, अब अगर कोई ऐसा बंदा, छोटी कंपनी है, उसने कोई प्रोजेक्ट सिक्योर करा है, लेकिन उस जॉब की ये डिमांड है कि हम्म, जो डेटा इंजीनियर है या हम्म, जो भी प्रोसेसिंग है, प्रोसेस है, हम्म, हैज टू बी विद इन यूएस, लेकिन जो absolutely, जो प्रोजेक्ट एस्टीमेट था या प्रोजेक्ट बजट था वो हम्म, ड्रास्टिकली अब इंक्रीज हो गया है, तो जी कंपनी शायद ना कर पाए, तो मोस्ट लाइकली कंपनी के हाथ से वो प्रोजेक्ट जाएगा। तो जाएगा। वो उस केस में तो जॉब्स कम हो जाएंगी, क्योंकि बहुत सारी इंडिया में ऐसी आईटी कंपनियां हैं जो माइक्रोसॉफ्ट या एचपी लेवल की नहीं है, लेकिन यस दे आर गुड एनफ, लाइक 300-400 लोग काम करते हैं, हम्म, तो मिड, जो स्मॉल टू मिड वाले कैटेगरी में आती हैं, और जो H1B लगाते थे खूब। हाँ बिल्कुल, आप ये बोल सकते हैं, बट इसमें आपको एक चीज और देखनी पड़ेगी कि ये H1B जो वीजा है और डेटा से रिलेटेड काम है, ये दो अलग, इसलिए मैं बोलूंगा क्योंकि जो डेटा की पॉलिसीज हैं, डेटा सिक्योरिटी, जीडीपीआर हम बात करेंगे या कोई भी किसी कंट्री स्पेसिफिक हम्म, पॉलिसी, वो हमेशा से थी, उससे इस H1B का कोई लेना देना नहीं है। जैसे मैं खुद हाँ, बताता हूँ, मैं किसी बैंक में काम किया मैंने, वो जर्मन बैंक था या स्विट्जरलैंड का कोई बैंक था, इनकी पॉलिसीज एकदम क्लियर है। अगर स्विस बेस्ड डेटा है, स्विस क्लाइंट का डेटा है, वो स्विट्जरलैंड की बाउंड्री से बाहर जाएगा ही नहीं। आप आउट से अगर आपको वो डेटा एक्सेस करना है देन यू हैव टू गो टू स्विट्जरलैंड, बैंक आपको भेजेगी वहां पे। अगर इफ यू आर लेट्स से अ वेरी स्ट्रॉन्ग डेटा एनालिटिकल एक्सपर्ट और बैंक को आपको काम करवाना है तो वो आपको वहां भेजेगी, इररेस्पेक्टिव ऑफ कितना भी कॉस्ट लग रहा है। बट जो पर छोटी, नहीं, जैसे अभी जो आपने बोला कि बुलाएगी, कंपनियां बुलाएंगी अगर रिक्वायर्ड है, ऑब्वियसली, लेकिन पहले जो था 4,000, चलो मैक्सिमम आपने पे कर दिया $4,000, अब वो चीज़ $1,00,000 हो गई है, जी तो बिल्कुल पूरा बजट हिल गया ना पूरा। बिल्कुल, और मैं तो आपको, हाँ, कंपनी का तो बजट हिला ही है। इसमें जो एक सबसे मोटी चीज अगर आप देखेंगे, 2024 की बात करते हैं हम, आपने बोला 2,85,000, अगर हम्म, हम 2,85,000 हम सेम अमाउंट माने, चलो 2026 में भी लगभग यही होगा, सिर्फ 2,85,000 बंदों का अगर हम 4,500 एक एवरेज माने कि $4,500 उन्होंने अपनी फीस पे करी है, वो 4,500 मिलके बनती है 1.35 बिलियन पाउंड्स, डॉलर सॉरी। हम्म, नाउ इस 4,500 को अगर 1 लाख कर दें हम, तो जो आप सोच सकते हैं ये जो 1.3 बिलियन था वो 30 बिलियन हो गया अभी। एग्जैक्टली। तो मैंने जो आपको शुरू में बोला था अमेरिका फर्स्ट, ट्रम्प की एक पॉलिसी एकदम सिंपल है, अमेरिका फर्स्ट, अमेरिकन फर्स्ट। तो ये होता है कि अब आपका जो एक्चुअल इकोनॉमिक इंटरेस्ट है दैट नाउ इट इज कंप्लीटली अलाइन विथ योर कंट्री। सो 1.5 बिलियन से लेकर सीधा 30 बिलियन का उन्होंने, उनको दिख रहा है कि ये कम होना नहीं है, कंपनीज फिर भी करेंगी कुछ ना कुछ, तो क्यों ना फायदा उठा लिया जाए। तो नंबर कम हो जाएंगे फिर वीज़ा की, यही होगा मुझे लगता है, क्योंकि अ, अगर अगर इंडिया से लोग नहीं आएंगे तो लोकल लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, लोकल बिल्कुल मार्केट बूम होगी। बिल्कुल मिलेगी, लोकल लोगों को अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। जैसा मैंने आपको बोला है कि अभी जैसे ये अनाउंसमेंट हुआ है सॉरी, गोइंग फॉरवर्ड डेफिनेटली इंडस्ट्री लीडर्स के साथ बैठेंगे, बातें होंगी, कुछ ना कुछ चेंजेस होंगे, इनके अंदर भी रिलैक्सेशन हो सकते हैं रूल्स के, बट और ये भी हो सकता है अगर रूल्स के रिलैक्सेशन इस वीजा कैटेगरी में नहीं हुए, हो सकता है आपको कोई नया वीजा कैटेगरी भी देखने को मिल सके, क्योंकि और आप अभी सिर्फ एक, हाँ, हाँ जी, बोलिए बोलिए। H1B कैटेगरी भी है, O1 कैटेगरी है, B1 कैटेगरी सॉरी, है। व्हाट क्या बोला आपने, H1? जैसे वीजा कैटेगरीज होती हैं H1B, हम्म, वैसी कैटेगरीज हैं L1, हाँ, L2, L1 है।
L1 L2, तो कंपनीज तो काम करवा ही लेंगी अपना, उस वीजा पे नहीं तो उस वीजा पे। कुछ नुआंसेस हम्म, इन वीजा में जो आपस में, अब कंपनीज, जो हम नहीं बोलते हैं कि यार कोई ना कोई वर्क अराउंड निकाल ही लेते हैं हम लोग, हाँ अब H1B वीजा में वर्क अराउंड निकलने थोड़े से डिफिकल्ट हो गए। तो छोटा सा क्वेश्चन आया इसमें कि H1B में आप हालांकि जो प्रोसेस टाइम है बहुत लंबा है, हाँ 20-20 साल लगते हैं, बट इवेंचुअली अगर आप कंटिन्यूएशन में रहते हो तो आपको पीआर मिल जाती है, जी। अमेरिका की जो ग्रीन कार्ड बोलते हैं अमेरिका में। तो L1 में, L1B में, इन सब में तो नहीं है ये कैटेगरी? नहीं, L1 और H1B जो है, आप अगर आप थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे ना, तो सारे वीजा कैटेगरीज में यू कैन अप्लाई फॉर ग्रीन कार्ड। अच्छा, उसमें ये बोलते हैं कि अगर आपकी एप्लीकेशन प्रोसेस में है, देन यू कैन स्टे। तो आपके पास जैसे H1B की हम बात करेंगे, 3 से 6 साल का मैक्सिमम पीरियड है। लोग बाग क्या करते हैं, 2 साल 3 साल किसी कंपनी के साथ काम करके उनको कॉन्फिडेंस में लेकर दे स्टार्ट अप्लाइंग फॉर ग्रीन कार्ड। अब ग्रीन कितने कार्ड में, टाइम बाद कर सकते हैं ग्रीन कार्ड अप्लाई? ग्रीन कार्ड की जो मेरे को जितनी समझ है उसमें ये है कि ग्रीन कार्ड में कोई मिनिमम वो नहीं है पीरियड कि आप इतने साल होने ही चाहिए। आपकी कंपनी, अच्छा, आपके पास जॉब है, आपकी कंपनी आपको स्पॉन्सर कर रही है, ग्रीन कार्ड में भी आपकी कंपनी का ही, आपका एक एप्लीकेशन में उनका भी एक क्लॉज होता है कि उनको भी आपको ये देना करना पड़ेगा कि भाई दे आर रेडी। जैसे यहाँ वर्क परमिट के टाइम पीआर बिल्कुल पे लोग, बिल्कुल ओके। बिल्कुल। तो मतलब कंपनी को ये बताना पड़ेगा कि मेरे को इस बंदे को यहाँ चाहिए, या ये बंदा मुझे यहाँ चाहिए अपने ऑफिस में। और ठीक। H1B में ये है कि 6 साल में आपने, सपोज 3 साल में आपने काम किया कंपनी में H1B में, एंड आपने कंपनी को इतने कॉन्फिडेंस में ले लिया बेस्ड ऑन योर स्किल सेट्स कि कंपनी इज रेडी टू स्पॉन्सर यू योर सिटीजनशिप, लेट्स से ग्रीन कार्ड। उसमें क्या होगा, जैसे ही आपने फाइल डाल दी, उस फाइल, अब चाहे फाइल आपकी 10 साल भी चले, आप वहीं पे रुकोगे। अब आपके पास वो लिमिट हट जाती है 6 साल वाली, कि छह अब साल आप बाद आ जा सकते हो इस जा बीच? सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, तो और ठीक कंपनियां है। भी चेंज कर सकते हो आप? अब वो चीज देखनी पड़ेगी हमको कि इसमें क्लॉज में कैसे चेंजेस होंगे वो। नहीं, पर अभी करंट जो मतलब लाइक पास्ट हाँ। सिनेरियो बोलते हैं करंट, हम्म, तो मैंने अपनी फाइल डाल दी फॉर ग्रीन हम्म, कार्ड, जी। ठीक है, और जिस कंपनी ने बोला कि मैं भाई स्पॉन्सर आगे भी करूंगा, आई नीड हम्म, दिस गाय फॉर हम्म, अनलिमिटेड टाइम, हाँ अनफोर्सीन फ्यूचर, ऐसा जो एक हाँ। टिपिकल हम्म, वर्ड होता है, हम्म, तो वो एप्लीकेशन चली गई, 6 महीने बाद मेरे को कहीं और से कोई ऑफर आ रहा है, और तो कैसे उस केस में क्या होता है फिर, मतलब मैं नहीं, इजीली आई कैन? उस केस में हाँ, आपकी एप्लीकेशन ट्रांसफर होगी। प्रोसेस कॉम्प्लिकेटेड रहेगा, आपकी एप्लीकेशन ट्रांसफर होगी, तभी हम बोलते हैं कि जिसने ग्रीन कार्ड अप्लाई कर दिया, वो ये सोचते हैं कि जल्दी से जल्दी मेरा ग्रीन कार्ड मेरे को मिल जाए, जिससे दे आर फ्री। अगर वो बंधे रह गए तो ऐसा नहीं बोलूंगा कि आप आज आप माइक्रोसॉफ्ट में हैं, आपने ग्रीन कार्ड अप्लाई कर दिया, आप कल को फेसबुक में ऑफर मिला आप ज्वाइन नहीं कर सकते ना, ऐसा नहीं है। बट आपकी अगर एप्लीकेशन लगी हुई है, आपको एक कन्वर्जन की एप्लीकेशन देनी पड़ेगी और काफी सारे डिटेल्स हैं, वो आपको फॉलो फुलफिल करने पड़ेंगे, एंड देन उसके बाद आप फेसबुक भी ज्वाइन कर सकते हैं। चलो, मतलब मोस्ट लाइकली लगता है कि बड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है ये, बट एनी वो हाउ, तो है, मतलब अभी वो तो है। ट्रम्प, अगर एज एन अमेरिकन आप देखो तो ऑब्वियसली मतलब लोकल मार्केट को बूस्ट करेगा, ठीक है। एक अलग आर्ग्यूमेंट आता है कि अगर यूएस वाले इतने स्किल्ड होते तो उनको बाहर से हाँ लोगों की ज़रूरत क्या थी, या बिल्कुल आउटसोर्स क्यों करते वो। तो बिल्कुल। आई एम हाँ, श्योर प्रेसिडेंट है, पूरी एक एडवाइजरी बैठती होगी, सोच समझ के फैसला लिया होगा, जी। नहीं, अनलाइक जैसे आपने, हमारी तरह कि 8 बजे। नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, आपने एक जैसे बात बोली है कि लोकल पब्लिक को क्यों नहीं सपोर्ट करते हैं, या अब लोकल पब्लिक को ही ज्यादा शायद जॉब मिलेगी। देखिए, जो H1B वीजा है या कोई भी हम्म, इंडियन पब्लिक जब जाती है, तो शुरू में हम लोग वी वर कंसिडर्ड एज अ चीप लेबर। आज भी अगर हम लोग जॉब के लिए जाते हैं तो हम लोग बोलते हैं कि चलो ठीक है, हमारी सैलरी कम होगी तो भी चलेगा। अब ये चीज जो है, ये दोनों जनों को ये चीज इम्पैक्ट करेगी। एम्प्लॉय को तो इम्पैक्ट करेगी करेगी, इंडियंस को तो। ये जब अगर कंपनी को भी उतना ही इम्पैक्ट करेगी कि अगर वो लोकल मार्केट में जाएगा, तो आप अगर लोकल मार्केट में बोलेंगे, आप बोलोगे यार मैं $1 लाख पर ईयर में काम करने को रेडी हूँ, वो लोकल बोलेगा नहीं भाई, अब तो तुम्हें को पता है कि तुम H1B तुम्हारा खत्म हो गया है, तो अब तो तुम 1 लाख लग ही गया, तो मेरी सैलरी में 1,60,000 मांग रहा हूँ तुमसे, तुम मुझे इतना दे दो, एंड आई एम रेडी टू पे, रेडी टू वर्क विथ यू। तो अब ये अच्छा, दोनों चीजें, ये डबल एज सॉर्ड जो मैंने बोला आपको, ये वही है। एक्सप्लॉइट भी होंगे लोग बेसिकली। बिल्कुल 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 एक्सप्लॉइट होंगे, और इसीलिए मुझे लग रहा है कि इसमें और चेंजेस आएंगे अभी, और इसमें हो सकता है कि कोई शायद अलग वीजा कैटेगरी भी आए। जैसे एक किसी मेरे एक फ्रेंड हम्म, से बात हो रही थी यूएस में, तो मैंने उनको बोला यार तुम फिर क्या करो, H1B से L1 पे ट्रांसफर कर लो।
तो फिर मुझे पता पड़ा कि H1B से आप किसी और वीजा पे भी इजीली ट्रांसफर नहीं ले सकते, क्योंकि L1 के खुद के अलग क्राइटेरिया है कि आप नहीं, ये उसी अभी का रूल है या पहले का ही ऐसा रूल है? नहीं, पहले का ही रूल है कि आप ट्रांसफर अच्छा। तो ले ही सकते थे, बट अभी आप नहीं ले सकते हो। हाँ, अब ऐसा है कि पूरी वर्ल्ड वाइड ही मतलब चीज़ें चेंज हो रही है। यूके में भी काफ़ी ड्रास्टिक चेंज आया है, आयरलैंड ने भी चेंज कर दिया है, ईयू तो जी ऑलरेडी बहुत टाइटन कर रहा है, जी। और कनाडा ने भी अपनी पीआर पॉलिसीज चेंज करी हैं, ऑस्ट्रेलिया ने अपने हम्म, पॉइंट सिस्टम में चेंजेस करे हैं, हम्म, तो यूएस हम्म, भी ऑब्वियसली। हम्म, इन अ सेंस मैं ये बोलता हूँ कि ठीक है यार, उनका देश है, उनके हिसाब से चलेगी चीज़ें जो वो बिल्कुल चाहेंगे, बट बिल्कुल। समहाउ सैड टू सी कि इम्पैक्ट, रीज़न चाहे एक्स वाई जेड हो, बट इम्पैक्ट सबसे ज़्यादा वो इंडियंस को ही करता है। तो और बेसिकली रीजन है बेसिकली उसका। हाँ एग्जैक्टली, मतलब देयर इज अ रीज़न, हम्म, अगेन पॉलिटिकल डिस्कशन हो जाएगा। हम्म, तो आखिर में भाई यही है कि मतलब ये जो मुद्दा है, ये सिर्फ एक फ़ी इंक्रीमेंट नहीं है, बहुत सारे परिवारों की आशाएं हैं, हम्म, सपने हैं, ठीक हम्म, है, जो बिग अमेरिकन ड्रीम है, लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी जो है, तो वो जो एक मिक्स ऑफ कल्चर, मिक्स ऑफ एथनिसिटी हम्म, अमेरिका जिसने अमेरिका बनाई है, हम्म, उस पे कहीं ना कहीं इम्पैक्ट है। गॉड नोज हाउ इट विल डू, क्या इसके कॉम्प्लिकेशंस होंगे, इम्पैक्ट होंगे, हम्म, अगले कुछ दिन बहुत ज़्यादा देखने वाले होंगे। हम भी एक काम करेंगे कि इस पे ऑब्वियसली नज़र रखे हुए हैं, हम भी डिस्कशन करेंगे। आपको अगर कोई क्वेश्चंस हो तो प्लीज़ डू लेट अस नो, और विल ट्राई टू गेट यू बैक उसका प्रॉपर सॉल्यूशन। ऐश खुद भी ऐश्वर्य यूएस में रह के आए हैं लंबे टाइम, हम्म, और काफ़ी डीपली जो वीज़ा प्रोसेसिंग है उनसे ये वाकिफ़ हैं, हम्म, और अभी भी बहुत गहरी नज़र बनाए हुए हैं। क्यूरियोसिटी जी तो ऐश, अगर आपको कुछ दो चार बात बोलनी है, अगर किसी को कोई क्यूरियोसिटी हो तो। जी। मैं जो इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगा कि अभी हाल ही में ट्रम्प अभी यूके में है, ठीक है। तो यूके में, तो अभी हुआ क्या था कि ट्रम्प ने यूके में जब आए थे, तो यूके में इमिग्रेशन एक बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है। तो ट्रम्प ने एक सजेशन दिया था यूके गवर्नमेंट को कि जो भी इलीगल इमिग्रेंट्स आते हैं, आप वहां पे आर्मी प्लॉट करिए, ठीक है, आप आर्मी यूज करके पॉइंट्स उनको में, हाँ। हटाइए, है ना। हम्म। तो जो बोट्स के थ्रू या इलीगल इमिग्रेंट्स आते हैं, तो ये जो H1B वीजा की फीस इंक्रीमेंट है, दिस इज अ स्टेप टुवर्ड्स इलीगल इमिग्रेशन, क्योंकि H1B वीजा भी लोग बाग बहुत मिसयूज कर रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, obviously। तो ये सारी चीजें इंटरलिंक्ड है। इमिग्रेशन आज की डेट में बहुत ज्यादा इशू बना हुआ है, क्योंकि जैसे हमने लास्ट टाइम बात करी थी, इमिग्रेशन इज वन ऑफ द प्रॉब्लम जो लोकल इकोसिस्टम को डिस्ट्रॉय कर रहा है। और उसी को ही मद्देनजर रखते हुए यूके की गवर्नमेंट, यूएस गवर्नमेंट्स और काफी काफी कंट्रीज की गवर्नमेंट ने दे स्टार्टेड टेकिंग एक्शंस ऑन इट। नहीं एग्जैक्टली, बड़ा सही बोला, क्योंकि आज से 15-20 साल पहले अगर मैं बात करूं, तो लोगों ने कमरे में कंपनी खोली यूके में और यूएस में, और H1B इश्यूज करे, फिर गवर्नमेंट को पता लगा, गवर्नमेंट ने फिर इस पे थोड़ा ग्लोबल, कर्व किया। बिल्कुल। सिमिलरली इन यूके लोगों ने Tier 2 जर्नल जो बोलते थे हाँ, हम, वर्क परमिट, उसको एक्सप्लॉइट करा। लोगों ने लाइसेंस लिया, इंडिया से पैसे लेके लोग बुलाते थे, बट वही है ना, बाहर रहने का सपना ऐसा है कि कुछ भी करने बिल्कुल को तैयार है। तो बिल्कुल है। यहाँ पे जैसे सब कॉन्ट्रैक्टिंग बंद करी, अब हम्म, और ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस हो गई हैं हम्म, उसमें, हम्म, Tier 2 जनरल वीज़ा पे। हम्म, तो आई थिंक दिस इज अगेन समहाउ उसी चीज़ पे एक और स्टेप है ये। आई होप कि इंडियन गवर्नमेंट इसको, इस पे ऑलरेडी संज्ञान ले चुकी होगी, डिस्कशन चल जी रही होंगी। जब तक हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं, तब तक कोई ऐसा आधिकारिक बयान आया नहीं था इंडियन गवर्नमेंट का इस वीज़ा चेंजेस को लेकर के, हाँ, और होपफुली कोई रास्ता निकले, क्योंकि इंडिया और यूएस के टर्म्स तो फिलहाल आजकल बम्पी हैं, बट अभी रिसेंटली ट्रम्प ने थोड़ा सा रिलैक्सेशन दिखाई थी, बर्थडे भी विश किया मोदी को, तो आई रियली होप कि एज अ रिटर्न फेवर मोदी कैन आस्क समथिंग। तो जी चलिए, प्लीज़ आप लोग जुड़े रहिए, और आपके कुछ क्वेश्चंस हों या कुछ अगर सुझाव हों या कोई पॉइंट आप रखना चाहते हैं, तो प्लीज़ बताइए, हम इस डिस्कशन दोबारा लाएंगे, और विल ट्राई टू अपडेट यू एज मच एज वी कैन। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू ऐश, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू संदीप, थैंक्स।